हेलो फ्रेंड, हैचटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में लाया हूँ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू जो कि आने वाले सभी जेईई एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मैं इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक, इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि एक ही चैनल के माध्यम से आपको इन सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन पहुँचते रहे, तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले इन सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, किसी भी जेईई इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपको अपीयर होने से पहले प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत स्टूडेंट के साथ होता है कि वो क्वेश्चन का आंसर जानते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं होने के कारण क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं। तो आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तो आपको तब तक प्रैक्टिस करना है। आप डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट को लगाइए, डेफिनेटली आपके स्कोर में बढ़ोतरी होगी। आप डेली जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक लगा के देखिए, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। और दोस्तों, एक बात कि आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं। तो आप जब तक वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा इसका आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप मैं ज़्यादा समय वीडियो में नहीं लेता हूं, बस 20 मिनट आपको इस वीडियो में ध्यान से देखना है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज स्टील वायर इज जनरली यूज्ड एज। ऑप्शन ए है स्टेप वायर, ऑप्शन बी है अर्थ वायर, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो गैल्वेनाइज स्टील का जो वायर का यूज किया जाता है वो स्टेप वायर में भी किया जाता है, अर्थ वायर में भी किया जाता है और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, आप अपना स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपने कितना स्कोर किया है, और आप एनालिसिस कीजिए कि आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ता है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइट आउटपुट ऑफ GLS लैम्प इज नॉर्मली इन द रेंज ऑफ। ऑप्शन ए है 10 से 18 लूमेन पर वाट, ऑप्शन बी है 50 से 80 लूमेन पर वाट, ऑप्शन सी है 10 से 180 लूमेन पर वाट, ऑप्शन डी है 200 से 300 लूमेन पर वाट। दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि GLS लैम्प किसको कहते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे होंगे यही GLS लैम्प है। और लैम्प का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लैम्प का जो आउटपुट होता है उसका यूनिट क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैम्प का आउटपुट का जो यूनिट होता है वो लूमेन पर वाट होता है, आपको याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन जानते हैं इससे रिलेटेड, GLS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल लाइटनिंग सर्विस होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो लैंप होता है बहुत ही सस्ता होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन कैपेसिटी जो इस लैंप का होता है वो बहुत ही कम होता है। यानी कि अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज में चेंज हो जाए तो ये जो लैंप होगा ये इसका टंगस्टन इसका जो फिलामेंट होगा वो ब्रेक कर जाएगा। आप देखते होंगे घर में कि थोड़ा सा भी वोल्टेज में चेंज होता है ये बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो इसका फिलामेंट जो होता है ब्रेक कर जाता है। और इसका फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इस लैंप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़्यादा भाग हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और लिटिल पार्ट ही, एक थोड़ा सा भाग ही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जितना भी मैं इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात बोला हूँ सब आपको नोट करना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इस लैंप का यानी GLS लैंप का जो आउटपुट होता है वो कितना होता है। तो आउटपुट भी इसका कम ही होता है, 10 से 18 लुमेन पर वाट। ये एक डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसका सही आंसर होगा 10 से 18 लुमेन पर वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पेंटावलेंट एटम्स। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। दोस्तों, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेंटावलेंट में एटम में बताना है। तो चलिए इस नंबर ऑफ पेंटावैलेंट एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है। वही अगर ट्राइवैलेंट एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता तो वो उसमें 3 होता है। जैसा नाम है उसी तरह इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेंटावैलेंट में 5, ट्राइवैलेंट में 3। और यदि सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के बाह्यतम कक्षा में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं।
तो आपको ये भी याद रखना है कौन से तत्व पेंटावैलेंट होते हैं, कौन से तत्व ट्राइवैलेंट होते हैं, कौन से तत्व सेमीकंडक्टर होते हैं। जैसा कि आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, उसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये सब जो है पेंटावैलेंट है। वहीं पर बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब जो है ट्राइवैलेंट है। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, ये सभी सेमीकंडक्टर हैं। तो आपको इस टेबल से ये सब भी याद कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हुए 5 होते हैं पेंटावैलेंट में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, ऑप्शन है इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस एंड डिक्रीजेज ऑफ रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी है इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंक्रीजेज ऑफ रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी है इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस एंड डिक्रीजेज ऑफ रेसिस्टेंस, ऑप्शन डी है इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंक्रीजेज ऑफ रेसिस्टेंस। दोस्तों टाइम कांस्टेंट से एक फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले टाइम कांस्टेंट का फार्मूला याद होना चाहिए। टाइम कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है आरसी सर्किट में R इंटू सी होता है। वही RL सर्किट की बात करेंगे तो L/R होता है। दोनों का आपका टाइम कांस्टेंट याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि टाइम कांस्टेंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R और C दोनों के। तो दोनों का अगर वैल्यू बढ़ाएंगे, अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाएंगे तब पर भी टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ाएंगे तब पर भी टाइम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा। तो दोनों को इंक्रीज करने पर उसका टाइम कांस्टेंट बढ़ता है। तो ऑप्शन डी अगर देखें तो इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ACSR conductor has a specification as 48/7, which of the following explanation is correct for the conductor? ऑप्शन ए है द कंडक्टर हैज 48 स्टैंड ऑफ स्टील एंड 7 स्टैंड ऑफ एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है द नंबर ऑफ कंडक्टर है 7 स्टैंड ऑफ स्टील एंड 48 स्टैंड ऑफ एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है द कंडक्टर है 48 स्टैंड, ऑप्शन डी है द कंडक्टर है 55 स्टैंड। तो मैं इसके लिए एक फिगर भी आपको लाया हूँ। इस फिगर में आप देख सकते हैं यही स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर का में जो होता है उसमें स्टील वायर का यूज़ किया जाता है, जिससे इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो बढ़ जाए। क्योंकि एल्युमिनियम का जो मैकेनिकल इसका जो कंडक्टिविटी होता है ठीक होता है, लेकिन इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है, यानी कि कमज़ोर होता है, जल्दी टूट सकता है। तो इसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए इसमें स्टील वायर का यूज किया जाता है। तो इसके बीच में जो है स्टील वायर का यूज किया जाता है और इसके बाद एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज किया जाता है। तो ये जो 48/7 लिखा है इसका क्या मतलब होता है? तो इसका जो मतलब होता है इसके कोर में, यानी कि 7 जो कंडक्टर होंगे वो स्टील के होंगे और 48 जो कंडक्टर उसके बाद होंगे वो एल्युमिनियम के होंगे। तो आपको याद रखना है। इससे डायमीटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है और नंबर ऑफ कंडक्टर से भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 48 एल्युमिनियम कंडक्टर और 7 स्टील का कंडक्टर। तो ऑप्शन बी देखिए, द कंडक्टर हैज 7 स्टैंड ऑफ स्टील एंड 48 स्टैंड ऑफ एल्युमिनियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन SCR इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड नॉट जर्मेनियम बिकॉज सिलिकॉन। ऑप्शन ए है इज इनएक्सपेंसिव, ऑप्शन बी है मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी है स्मॉल लीकेज करंट, ऑप्शन डी है ट्राइवैलेंट। तो SCR जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और ये जो बना होता है ये जर्मेनियम का बना होता है। सिलिकॉन ये जो बना होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं मेड ऑफ सिलिकॉन, ये सिलिकॉन का बना होता है, जर्मेनियम का नहीं बनाता, क्योंकि सिलिकॉन में जो होता है लीकेज करंट वो कम होता है, यही कारण इसका बना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, हैज स्मॉल लीकेज करंट। अब देख लीजिए, आपको दोस्तों ये भी याद रखना है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये सब का परमाणु संख्या कितना होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिलिकॉन का 14 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है। कम से कम आपको ये दोनों का याद रखना है। तो सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। व्हिच टाइप ऑफ रोटर इज बेस्ट फॉर ए टर्बो अल्टरनेटर? ऑप्शन ए है सैलिएंट पोल टाइप, ऑप्शन बी है सिलेंड्रिकल रोटर टाइप, ऑप्शन सी है सैलिएंट एंड सिलेंड्रिकल रोटर, ऑप्शन डी है नॉन सैलिएंट पोल टाइप रोटर।
तो दोस्तों इस फिगर में आप देख सकते हैं रोटर टर्बो अल्टरनेटर जो होता है वो स्टीम पावर के लिए होता है और इसका स्पीड जो होता है ज़्यादा होता है। और हाइड्रो जो अल्टरनेटर होता है उसको वो जो होता है हाइड्रो पावर प्लांट के लिए होता है और उसका स्पीड कम होता है। तो अगर टर्बो अल्टरनेटर की बात करें तो उसका स्पीड ज़्यादा होता है और एक हम फार्मूला जानते हैं NS = 120 F/P। तो स्पीड तभी ज़्यादा होगा जब उसमें पोल की संख्या कम होगी। तो ये जो टर्बो जो किया जाता है वो हाई स्पीड में, और हाई स्पीड में यानी कि पोल की संख्या कम होगी। और पोल की संख्या कम होती है वो होता है सिलेंड्रिकल में। सिलेंड्रिकल में पोल की संख्या कम होती है। अगर सैलिएंट की बात करें तो सैलिएंट में पोल की संख्या ज़्यादा होती है। आप फिगर से देख सकते हैं सैलिएंट में पोल की संख्या ज़्यादा होती है, इसके कारण इसका स्पीड कम होता है और ये हाइड्रो में यूज किया जाता है। और वही नॉन सैलिएंट पोल की बात करें तो नॉन सैलिएंट में पोल की संख्या कम होती है, इसको सिलेंड्रिकल रोटर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रोटर टर्बो अल्टरनेटर के लिए उपयोग आता है। टर्बो अल्टरनेटर हाई स्पीड यानी कि पोल की संख्या कम होगी, और पोल की संख्या कम होगी यानी कि वो हो जाएगा नॉन सैलिएंट यानी कि सिलेंड्रिकल रोटर टाइप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्किन इफेक्ट इज नेग्लिजिबल फॉर व्हाट सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड फॉर व्हाट डायमीटर। तो स्किन इफेक्ट जो होता है वो फ्रीक्वेंसी और डायमीटर दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। यदि स्किन फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा दें और इसका डायमीटर बढ़ा दें, दोनों बढ़ने पर स्किन इफेक्ट बढ़ता है। तो ये नेग्लिजिबल होता है जब इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कम होता है और इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए 3-फेज सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग क्लॉकवाइज इन केस ऑफ द डायरेक्शन इफ इट्स फील्ड करंट इज रिवर्सड देन। ऑप्शन ए है बाइंडिंग ऑफ द मोटर विल बर्न, ऑप्शन बी है मोटर विल रन इन द रिवर्स डायरेक्शन, ऑप्शन बी है मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन द सेम डायरेक्शन, ऑप्शन डी है मोटर विल स्टॉप। तो फील्ड का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन बदलने से मोटर के इस डायरेक्शन में रोटेशन डायरेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मोटर का डायरेक्शन रोटेशन का चेंज करना है तो वो उसके लिए हमको थ्री फेज सप्लाई में किसी 2 फेज को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फील्ड के करंट को चेंज करेंगे तो उससे उसका रोटेशन के डायरेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मोटर जो होगा वो उसी डायरेक्शन में रोटेट करते रहेगा। तो ऑप्शन सी होगा मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन द सेम डायरेक्शन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द कलेक्टर जंक्शन इन ए ट्रांजिस्टर is biased in reverse direction and emitter junction is forward direction, the transistor is said to be is। ऑप्शन है सैचुरेशन, ऑप्शन बी है कट ऑफ रीजन, ऑप्शन सी है एक्टिव रीजन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जब ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं, ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन है, तो एक होता है बेस टू मीटर जंक्शन, एक होता है बेस टू कलेक्टर जंक्शन। एक होता है इमीटर, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक होता है इमीटर बेस टू इमीटर, एक होता है इमीटर टू कलेक्टर। तो 2 जंक्शन होते हैं। यदि हम एक इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में और इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में ये जो होता है एक्टिव रीजन में होता है। यदि दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में बायस किया जाए तो ये हो जाएगा सैचुरेशन रीजन में, और यदि दोनों को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाएगा तो ये हो जाएगा कट ऑफ रीजन में। तो आपको ये तीनों बात याद रखना है। दोनों को अगर फॉरवर्ड बायस में रखा जाए तो सैचुरेशन रीजन, अगर दोनों को रिवर्स बायस में रखा जाए तो कट ऑफ रीजन, अगर कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस और इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस तब ये हो जाएगा एक्टिव रीजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा एक्टिव रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्यूजिंग करेंट ऑफ ए फ्यूज डिपेंड्स ऑन इट। ऑप्शन ए है मटेरियल एंड इट्स लेंथ, ऑप्शन बी है लेंथ एंड इट्स डायमीटर, ऑप्शन सी है मटेरियल एंड डायमीटर, ऑप्शन डी है मटेरियल लेंथ एंड डायमीटर। तो ये रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है और हम सभी जानते हैं रेसिस्टेंस जो है मटेरियल लेंथ और डायमीटर तीनों पर डिपेंड करता है। तो फ्यूजिंग करंट जो होता है मटेरियल लेंथ और डायमीटर तीनों पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर भी रखता है और मेमोरी भी रखता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी रखता है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए फेराइट कोर हैज लो ईडी करंट लॉस देन आयरन कोर बिकॉज, ऑप्शन ए फेराइट्स आर मैग्नेटिक, ऑप्शन बी है फेराइट्स हैव लो परमेबिलिटी, ऑप्शन सी है फेराइट्स हैव हाई रेसिस्टेंस, ऑप्शन डी है फेराइट्स हैव हाई हिस्टेरिसिस। तो इसमें जो ईडी करंट लॉस होता है वो कम होता है फेराइट में। तो इसका कारण होता है कि फेराइट का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कारण इसका ईडी करंट लॉस कम होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्यूब ऑफ फोर्स विद इन द मैग्नेटिक मटेरियल आर नोन एज, ऑप्शन ए है लाइन ऑफ फोर्स, ऑप्शन बी है ट्यूब ऑफ इंडिकेटर, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो ट्यूब के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक ट्यूब भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो होगा सही आंसर ऑप्शन सी होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप एंड ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन जी एस इक्वल टू के बाय एस इंटू एस प्लस टू। तो इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है ट्रांसफर फंक्शन, उसका आपको टाइप और ऑर्डर पूछा गया है। तो इससे इस प्रकार के क्वेश्चन जे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको बनाना आना चाहिए। तो टाइप ऑफ सिस्टम और ऑर्डर ऑफ सिस्टम दोनों निकालना है। तो टाइप ऑफ सिस्टम जो होता है नंबर ऑफ पोल्स एट जीरो पर ओरिजिन पे, तो यहाँ पे देखिए दो पोल है, एक एस इक्वल टू जीरो पे, एक एस इक्वल टू -2 पे। तो यहाँ पे ओरिजिन पे जो पोल है वो एक है, तो इसलिए इसका जो टाइप होगा वो एक होगा। और वहीं ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर जो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एस होता है। तो यहाँ पे देखें तो इसका डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस 2s हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर इसका है एस का पावर है सबसे अधिक 2 है, तो इसलिए उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और टाइप हो जाएगा 1, यानी कि 1 2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेजोरिटी चार्ज कैरी इन द इमीटर ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर आर, ऑप्शन ए है होल्स, ऑप्शन बी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है ट्राइवेलेंट एटम्स, ऑप्शन डी है पेंटावेलेंट एटम। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन में फिगर दिखाऊं ताकि आप अच्छा से समझ सके और सही से क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें, नीचे का फिगर देख सकते हैं आप, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसमें जो है मेजोरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होता है, इमीटर जो कनेक्टेड होता है पी टाइप से, इसलिए इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो होल होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें इमीटर जो होता है एन टाइप से कनेक्टेड होता है, तो इसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पीएनपी में मेजोरिटी चार्ज कैरियर में हो जाएगा होल्स, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस SCR लाई बिटवीन द रेंज, ऑप्शन है 0 से 0.5 वोल्ट, ऑप्शन बी है 0.5 से 1 वोल्ट, ऑप्शन सी है 1 से 1.5 वोल्ट, ऑप्शन डी है 1.5 टू 2 वोल्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं SCR का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। ये जो होता है 4 लेयर का डिवाइस होता है, पीएन देख सकते हैं आप फिगर में, और इसमें टर्मिनल जो होते हैं वो 3 होते हैं, एनोड कैथोड और गेट होता है, और इसमें जंक्शन भी 3 होते हैं, J1 J2 J3। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसका जो ऑन कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 1 से 1.5 वोल्ट होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जितना भी इससे रिलेटेड मैं बात बताता हूँ आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि वो सारे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट चेंज इन मेजर्ड वेरिएबल टू व्हिच इंस्ट्रूमेंट विल बी रिस्पॉन्ड इज, ऑप्शन ए है रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी है एक्यूरेसी, ऑप्शन सी है प्रिसीजन, ऑप्शन डी है सेंसिटिविटी। तो ये डिफिनीशन पूछा गया है। तो स्मॉलेस्ट चेंज जो होता है मेजर्ड वेरिएबल वो इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड, द स्मॉलेस्ट चेंज इन मेजर्ड वैल्यू टू व्हिच इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्स। तो अगर स्मॉलेस्ट चेंज मेजर्ड वैल्यू में हम करें तो इंस्ट्रूमेंट जो है रिस्पॉन्ड करेगा, उसको क्या कहते हैं, उसको रेजोल्यूशन कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत से एग्जाम में पूछे गए, आप इन्हें याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए डीसी मशीन शंट रेसिस्टेंस एंड आर्मेचर रेसिस्टेंस वैल्यू आर, ऑप्शन ए है हाई एंड हाई, ऑप्शन बी है हाई एंड लो, ऑप्शन सी है लो एंड लो, ऑप्शन डी है लो एंड हाई। तो दोस्तों आप फिगर में देख सकते हैं ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसका जो रेसिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है,
इसकी आर्मेचर रेसिस्टेंस की तुलना में। आर्मेचर रेसिस्टेंस आर्मेचर करंट के द्वारा ही पावर को डेवलप्ड किया जाता है, तो आर्मेचर करंट का वैल्यू हाई होना चाहिए, इसके लिए आर्मेचर रेसिस्टेंस का वैल्यू लो होना चाहिए। और तो आर्मेचर रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो लो होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसी में फ्लो हो आर्मेचर करंट में, इसलिए शंट फील्ड का जो बाइंडिंग का रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, ताकि इससे कम से कम करंट फ्लो हो। तो शंट रेसिस्टेंस जो होता है वो अधिक होता है और आर्मेचर रेसिस्टेंस जो होता है लो होता है। तो क्वेश्चन में पहले शंट रेसिस्टेंस है तो लो एंड शंट रेसिस्टेंस है, यानी कि हाई एंड लो हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, हाई एंड लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्किन डेप्थ इज मोर देन स्किन इफेक्ट इज। ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है लेस, ऑप्शन सी है आइदर 1 और 2, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो स्किन इफेक्ट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्किन डेप्थ का। तो स्किन डेप्थ अगर ज़्यादा है तो स्किन इफेक्ट कम होगा, और दूसरी ओर अगर स्किन डेप्थ कम होगा तो स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा, और स्किन डेप्थ ज़्यादा है तो स्किन इफेक्ट कम होगा। दोनों बात आपको भाई वर्षा होता है तो आपको याद रखना है। तो स्किन इफेक्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया मोर, तो स्किन इफेक्ट कम होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। ऑप्शन ए है परमेबिलिटी, ऑप्शन बी है मोमेंट ऑफ मैग्नेट, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ऑप्शन डी है परमिटिविटी। तो दोस्तों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है मैग्नेटाइजिंग डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजिंग और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो होता है। तो दोनों सेम क्वांटिटी होता है, जिसके कारण इसका कोई यूनिट नहीं होता है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इस चैनल पर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, आप डेली जाइए और उन्हें कम से कम 1 या 2 प्रैक्टिस सेट डेली कीजिए, तब आप का एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिस होगा वो सही होगा। और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, वैकेंसी का नोटिफिकेशन और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सभी चीज़ों को अपलोड करता रहता हूं। तो आप अगर इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।